सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श। इसके अंदर हम गद्य भाग का दूसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ रहे थे, जो हमारा पूरा हो चुका था, जो कि बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी बछेंद्र पाल ने अपने जीवन की एक बहुत ही अच्छी घटना को उसमें लिखा है। घटना की यात्रा कह दीजिए, किस तरीके से वो पहाड़ों पर चढ़ी थी। और आप सभी को पता चल चुका है कि बछेंद्र पाल वह पहली भारतीय महिला है जो कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी, है ना। तो यह हमने पढ़ा था, इससे संबंधित हमने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब देखिए, एग्जाम आपके आने वाले हैं, उसमें एग्जाम्स में आपको प्रश्न उत्तर इनसे संबंधित भी आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो बछेंद्र पाल है वो किस दिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी, तो आप बोलेंगे 23 मई 1984 को। कितने बजे पहुंची थी? 1:07 पर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से करने हैं, समझने हैं, ठीक है। तो हमने प्रश्न उत्तर कर लिए थे, अब हम आगे करेंगे। आप सभी आपके पास पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, जिसमें पेज नंबर 25 पर प्रश्न संख्या 2 देखिए लिखा हुआ है। हाँ, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइनें हमको दी गई है, हमको उनका मतलब बताना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हालांकि मैंने पाठ बहुत अच्छे से समझाते हुए पढ़ाया है, फिर भी इसमें जो अंश दिए रखे हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उन अंशों को आप देखिए, ठीक है। वो की अब देखते हैं ना। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। इसका उत्तर है, इसका मतलब क्या बताया गया? एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए, बहुत हाय बाबा नहीं लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आप सभी को पता है कि सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट की है ना, हिमालय में एवरेस्ट जो शिखर है वो सबसे ऊंचा है विश्व में भी, और उस चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है, एक बहुत ही कठिन कार्य, खतरों का कार्य है। तो इसमें क्या होता है? पग पग पर, मतलब पैर पैर पे खतरा होता है। कभी हिमस्खलन हो सकता है ना, कभी तेज ठंडी हवाएं आती है, शरीर गल जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे 8,848 इसकी ऊंचाई, इतना मीटर पे ये है, तो इतनी ऊपर पे ऑक्सीजन भी नहीं होती। अब ऐसे समय में अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, या मान लीजिए आपका पैर फिसल गया, या मान लीजिए बर्फ के अंदर आप दब गए, कोई हिमस्खलन हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा एक महान अभियान में, और जो इस पे जाता है वो पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होकर जाता है कि यहाँ पैर पैर पे खतरा, तो कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए उस सहज भाव से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके लिए हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसा आप करते तो भी आपकी ही वो खिल्ली उड़ेगी कि जब पता है कि यहाँ खतरा है फिर भी आप गए। तो उस चीज़ को अपन बहुत ही आसान तरीके से अपनाते हैं। अगला देखिए इसी का दूसरा, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदल में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, जब क्योंकि पहाड़ पे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स को क्या है, बर्फ की नदी है, कभी भी वहाँ भूस्खलन हो जाता है। और जब वो होता है तो जो वहाँ से जो पत्थर है वो निकलते हैं, पत्थर से मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े, तो वो आड़े तेजी कैसे भी गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से गिरते हैं कि जो धरातल है उसमें भी दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हिम विदल हो जाता है। वहाँ पे जगह या खाइयाँ सी बन जाती है, अगर आप उसमें गिर जाते हैं तो उसमें आप मर भी सकते हैं, मतलब मर भी कह सकते हैं ना, मरेंगे ही, मतलब आपकी मृत्यु ही निश्चित है। और ये चीज़ उन लोगों को पता थी कि जब आप ये संपूर्ण जो यात्रा करेंगे, इसके अंदर आपको प्रतिदिन आप लोगों को इन परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती है, जिससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिम विदल में बदल जाती है ना।
जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसका ख्याल भी मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे मतलब जितने जो अभियान कर रहे थे ना, उनको इस अपने अभियान के उसमें ऐसे हिमपात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। देखो हिमविदर का मतलब होता है दरार या तरेड़, मतलब लाइनें पड़ जाना। तो वो दरारें थे, छोटी सी दरार नहीं कि पतली सी लाइन पड़ेगी, दरार उसकी बहुत लंबी लंबी खाइयों जैसी दरारें होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भयभीत कर देने वाला था। अगला देखिए, बिना उठी ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इसको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की, इसको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान है। ये उस समय की बात है जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर पहुंच गई थी सफलतापूर्वक, और वहां पहुंचने के बाद जब इतनी ही जगह थी कि वो दो जने भी खड़े नहीं रह सकते थे, तब उसने वहां पे बर्फ से वहां समतल की थोड़ी सी जमीन और उस पर घुटने टिक के बैठ, फिर वहां से बिना उठे ही उसने अपने थैले से, क्योंकि वो जो अपने उनका इष्ट देव थे, जैसे दुर्गा सब व्यक्तियों के इष्ट देव होते हैं जिसकी वो पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपना इस जो उसने लक्ष्य को प्राप्त किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी में उसने अपने ईश्वर को इस तरीके से याद किया कि जो अपने थैले में वो दुर्गा माता जो चित्र लाई थी, हनुमान चालीसा लाई थी, उसको दबाकर उन्होंने पूजा करके वहाँ बर्फ में दबा दिया, इसलिए कि भी वो उनके ईश्वर ने उनकी रक्षा की और वहाँ तक लेके आए। और ऐसे इस समय में उन्हें अपने माता पिता का भी ध्यान आया कि जब ये खबर मेरे माता का पिता को मिलेगी तो कितने आनंदित होंगे कि आज उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है। इसका देखिए, जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ, बिना सिर झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला, उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। देखो जब भी कोई खुशी का अवसर होता है तो अपन जब सबसे ज़्यादा जिससे प्रेम करते हैं, जिन्हें अपन सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो उसके लिए अपने माता पिता से बढ़कर कुछ, देखो सब व्यक्तियों के लिए अपने माता पिता से बढ़कर कुछ ही नहीं। तो ऐसे आनंद के क्षणों में उसने ईश्वर को और अपने माता पिता को याद किया। अब यहाँ से हम हमारा अभ्यास भाषा अध्ययन करेंगे। एक बात मैं आपको वापस क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपकी इसी मंथ आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में, और सिलेबस आई थिंक आपको मिल चुका हुआ है, मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी सिलेबस है, जो भी मैंने आपको अभी तक ग्रामर पढ़ाई है, व्याकरण जो मैंने अप्रैल में आप लोगों को पढ़ाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं था हमारा। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, हमने ये 4 टॉपिक पढ़े थे, 4-5 टॉपिक पढ़े थे। तो व्याकरण हमारी वो आएगी, उसके साथ साथ आपकी जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो भाषा अध्ययन है, जैसा भी हम भाषा अध्ययन पढ़ेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे आपके। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो, लेकिन बहुत ईजी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें तो आप जैसे संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये इतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। सिर्फ आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और चैप्टर्स को करने का तरीका ये है कि आप एक बार चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, तो उसके बीच में से जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, और भाषा का ध्यान मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनमें से भी संबंधित आपके आ सकते हैं। जैसे देखिए, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ के संदर्भ देकर कीजिए। पाठ के संदर्भ देकर ऐसे करनी है, पहले आपको इसका अर्थ बताना है और पाठ के संदर्भ में, यानी पाठ में से ही अपने को लाइनें कुछ निकालनी है, पाठ से संबंधित अपने को लाइनें बनानी है। ठीक है, जैसे पहला शब्द है निहारा है। निहारा है मतलब अपन किसी चीज को बहुत ध्यान से विस्मय होकर देखते हैं, उसको निहारना कहते हैं। जैसे मान लो बहुत ही सुंदर कोई डिजाइन है तो अपन उसको ऐसे निहारते रहते हैं, उसका मतलब कि हमको आश्चर्य भी हो रहा है, हमको बहुत प्यारा भी लग रहा है, और फिर हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, उसको निहारना कहते हैं। तो यहाँ है, अब पाठ के संदर्भ में कैसे कि हमको पाठ से संबंधित लाइन लेनी है। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व से निहारा। तो ये पाठ के अंदर से लिए हमने। अब निहारा मतलब विस्मित होकर, कितना बड़ा पहाड़ है, ऐसे विस्मित होकर ध्यान से उसको देखी थी। ठीक है, धसकना अर्थात नीचे धसना, दब जाना। तो इसका होगा, बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धस जाता है। इसका ख्याल है ना पर्वतारोही को भयभीत करने वाला होता है। आगे देखिए, खिसकना।
यानी धीरे धीरे सरकना। जैसे ग्लेशियर से बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है और जो चट्टानें होती है वो खिसकने लगती है, यानी हटने लगती है। अगला है सागर माता, अर्थात सागर का माता एवरेस्ट के लिए आया है ये शब्द। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माता जो नेपालियों में पसंद आया। देखिए वहाँ पे एवरेस्ट अपन एवरेस्ट बोलते हैं और नेपाली लोग उसे सागर माता बोलते हैं, तो उसको अच्छा लगा था। जायजा लेना यानी अनुमान लगाना, पूरी तरह से उसकी खोजबीन करना, ठीक है। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। ओके, आगे देखिए नौसिखिया अर्थात नया सीखने वाला। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेंजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। अब यहाँ पे देखो हमको ये भी पता चलता है कि जो तेंजिंग थे वो पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। तो उन्होंने लेखिका को खुद को नौसिखिया कहा था। अगला प्रश्न है, यह निम्नलिखित पंक्तियां हमको दे रखी है और हमको उन पे विराम चिन्ह लगाना है। जैसे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की हो। अब हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ ना, तो हमको यहाँ चिन्ह लगाना है। उन्होंने कहा, जब भी हम ये ऐसे वाक्य लेते हैं कि उन्होंने कहा या मैंने कहा, तो उसके बाद हमको एक कॉमा लगाना होता है और उसके बाद की लाइन पे हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। सिंगल और डबल आप कोई सा भी लगा सकते हैं ना। उन्होंने कहा तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो के बाद पूर्ण विराम, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये पूरी बात उन्होंने कही थी, तो हमने किसी की बात को यूं का यूं कॉपी किया है, इस वजह से हम इसको ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, अर्थात इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, ठीक है। आगे है, क्या तुम भयभीत थी। अब क्या तुम भयभीत थी, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आएगा, क्वेश्चनवाचक चिन्ह आएगा और मुझसे पूछा क्या आएगा, क्वेश्चनवाचक के साथ इन्वर्टेड कॉमा। ओके, फिर है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री, वही प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा। इसको इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी के अंदर उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और मैं इन्वर्टेड कॉमा इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि उद्धरण चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या चीज है। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों के वाक्य में प्रयोग की। जैसे टेढ़ी मेढ़ी है तो आपको इसमें सेंटेंस बनाना है ना। जैसे इसने बनाया वॉकी टॉकी, तो हमारे पास एक वॉकी टॉकी, तो आप टेढ़ी मेढ़ी पे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ना रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी ना नदी थी सड़क थी, है ना, तो आपको इसमें से बनाना है। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, पाठ के संदर्भ में से भी ले सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जैसे एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी, या मैं जब सड़क पे चढ़ रहा था तो सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। गहरे चौड़े अर्थात पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। आसपास इसका देखिए, रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, या हमारे आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर मकान हैं, ठीक है। हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना ना। अचानक सेना द्वारा घिरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए। तो आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, इधर उधर अर्थात जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना। और लास्ट वाला है लंबे चौड़े अर्थात चुनाव के समय नेता लंबे चौड़े वादे करते हैं वे वापस भी नहीं आते हैं, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि निम्नलिखित जैसे अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताइए, फिर 4 ऑप्शन दे दिए, प्रतिकूल, कूल, विख्यात, कुख्यात, कुछ भी, तो आपको बताना है अनुकूल का प्रतिकूल का। इस तरीके से प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला है नियमित। अब आपको यहाँ पे बनाए हुए हैं, नियमित का क्या आएगा, अनियमित, विख्यात, कुख्यात, आरोही, अवरोही, निश्चित, अनिश्चित, सुंदर और असुंदर या खराब, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये देखिए सेम ही है, इसमें भी लिख दिया, 2 बार आ गया, प्रिंट हो गया गलती से। निम्नलिखित जैसे नियमित, अनियमित, आरोही, अवरोही, सुंदर, असुंदर या खराब, विख्यात, कुख्यात, निश्चित, अनिश्चित, तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। तो उपसर्ग क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, सु, तो सुपुत्र, है ना। अब वास, व्यवस्थित, कूल, गति, दोहन, रक्षित, तो आपको इसमें लगाने हैं।
तो जैसे पुत्र में क्या हो गया, लगाया था अपने सुपुत्र, इसने हमको एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी इन्होंने हमको बास दिया है, व्यवस्थित है, कूल है, गति है, रोहण है, रक्षित है, इनके अंदर हमको उपसर्ग लगाना है। तो हम एक एक शब्द लेंगे। सबसे पहले हम बास शब्द लेंगे। तो बास में हमने आ उपसर्ग लगाया तो क्या बना, आवास। क्या बना, आवास बना। फिर दूसरा है व्यवस्थित में हमने अ लगाया तो क्या बना, अव्यवस्थित। क्या बना, अव्यवस्थित। कूल में क्या लगाया, प्रति लगा सकते हो, प्रतिकूल, अनुकूल, कोई सा भी लग सकता है ना। गति में दुर्गति, सुगति, दुर भी लग सकता है, सु भी लग सकता है, दोनों से आप बना सकते हो। रोहण में तो अवरोहण, आरोहण, तो आ उपसर्ग भी लगा सकते हो आप इसमें। तो आ उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा, आरोहण। और हम अगर अव उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनेगा, अवरोहण। इसी तरह से रक्षित में लगाएंगे हम सुरक्षित, है ना, तो क्या बना, सुरक्षित बना। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है ये हमारे इस पाठ का। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट तो आपको पता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो विशेषण और क्रिया विशेषण में यही फर्क है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो है मैं डैश यह कार्य कर लूंगा। कब कर लूंगा, अगले दिन कर लूंगा। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूंगा। डैश गिरने के डैश ही वर्षा हुए। क्या गिरने के, है ना, क्या गिरा, बादल गिरने के, यहाँ पे बादल गिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हुई। तो क्या गिरने की होगी, ये आपको अपनी मर्जी से लगाना। बादल गिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। डैश बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली। तो कितनी तरक्की, कुछ समय में, यानी उसने बहुत ही कम समय में इतनी तरक्की कर ली। ठीक है, और लास्ट है नाट कसाक को डैश गांव जाना था, सुबह तक गांव जाना था। तो इसका कहा नाट कसाक को सुबह तक गांव जाना था। ठीक है, तो आप इसको फिल कर लीजिए और ये हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। और हम देखिए ये हमने अभी तक पढ़ा था गद्य भाग। अब हम जब अगला जो वीडियो में पढ़ेंगे वो हम हमारा पद्य भाग पढ़ना शुरू करेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा जो पाठ है 7 रैदास। तो आप सभी उसको रीड करके रखना, मैं आपको उसको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।